हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन एजुकेशनल एकेडमी। दिस इज़ सरिता। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आज हम लेके आए हैं अधिगम अक्षमता। एक टॉपिक है अधिगम अक्षमता। तो दोस्तों देखेंगे आज इस टॉपिक को हम, इस टॉपिक में क्या कुछ है और आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे जो कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में प्लस कुछ और वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे हम कि इसमें क्या कुछ है। तो देखते हैं हम अधिगम अक्षमता क्या है। अधिगम अक्षमता जो है, इसे हम बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता को अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये तो एक तरीके से इसका डिफिनेशन हो गया कि अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी आप कह सकते हैं, अधिगम अयोग्यता भी कह सकते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर ये कहा जाता है अधिगम अक्षमता को, अधिगम अयोग्यता को, जिसमें बच्चा सीखने में अयोग्य है या अक्षम है, इसे हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। अब अधिगम अक्षमता जो है किन किन चीज़ों में हो सकता है, तो आप देख पा रहे हैं सीखने में, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में या तर्क शक्ति और गणितीय कौशलों को यूज़ करने में भी। ये जो लर्निंग एबिलिटी है आपकी, लर्निंग जो डिसऑर्डर है, ये जो है लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना किसी भी तरीके से किसी भी रूप में हो सकता है। तो किस किस प्रकार के होंगे देखेंगे हम अधिगम अक्षमता के प्रकार। लर्निंग डिसऑर्डर के कितने टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स लर्निंग डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं? देखिए मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को हम अफेजिया या डिस्फेजिया, डिस्फेजिया लिख कर के आता है, कभी कभी अफेजिया भी लिख के आता है, तो ये दोनों एक ही है, अफेजिया कहेंगे या डिस्फेजिया कहेंगे। मौखिक रूप से सीखने की ये अक्षमता होती है, मतलब हम बोल करके नहीं सीख पाते, किसी का सुन करके मौखिक रूप से। आगे बढ़ेंगे देखेंगे पढ़ने की अक्षमता। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, जैसे सी टेट में क्वेश्चन बनेगा कि एक बच्चा है जो कि लिखी हुई चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो किस तरह की अक्षमता है। तो नहीं पढ़ पा रहा है अर्थात पढ़ने की अक्षमता, तो ये हो जाता है डिसलेक्सिया। ज़्यादातर डिसलेक्सिया ही कह कर आता है, लेकिन एलेक्सिया भी इसको कहते हैं, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया। ये हो जाती है पढ़ने की अक्षमता, अगर बच्चा पढ़ने में अक्षम है अर्थात सक्षम नहीं है, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। आगे आप देख पा रहे होंगे लिखने की अक्षमता। अगर लिखने में सक्षम नहीं है बच्चा तो क्या कहेंगे, लिखने में सक्षम नहीं है तो वहाँ कहते हैं हम डिस्ग्राफिया। देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे डिस्ग्राफिया, बिल्कुल लास्ट में आपको दिख रहा है, बट इसके और भी क्या कुछ नाम है, डिस्ग्राफिया, अग्राफिया भी कहते हैं, अप्रेक्सिया करके भी आ जाता है, अप्रेक्सिया या असिम्बोलिया। तो डिस्ग्राफिया ज़्यादातर आपको मिलेगा क्वेश्चन में, डिस्ग्राफिया या अप्रेक्सिया, अग्राफिया। असम्बोलिया या अग्रेफिया भी करके आ जाए तो आप समझेंगे कि लिखने की अक्षमता को क्या कुछ कह सकते हैं। तो ये चारों प्रकार जितने भी प्रकार से बोले जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप समझते रहें कि इनको और कुछ क्या कहा जा सकता है। डिस्ग्राफिया ज़्यादातर आता है और अप्रेक्सिया भी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लिखने की अक्षमता, डिस्ग्राफिया। अब देखिए यहाँ पे है वर्तनी की समस्याएं। वर्तनी की समस्याएं देखिए जहाँ पर ज़्यादातर आती हैं गणित संबंधी समस्याएं। वर्तनी की जो समस्या होती है उसके बाद जो गणित संबंधी समस्या होती है उसको क्या कहते हैं, तो डिसकैलकुलिया, ये ज़्यादातर प्रचलित है। इसके भी पार्ट होते हैं, डिसकैलकुलिया मतलब गणना संबंधी अक्षमता, गणितीय कौशल जो होता है, मैथमेटिकल स्किल्स, ये बच्चे में डेवलप नहीं हो पाता, बच्चा गणना संबंधी कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे होता है डिसकैलकुलिया, उसको हम बोलते हैं, कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए डिसकैलकुलिया हम कहते हैं। ज़्यादातर यही वर्ड आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, लेकिन उसके भी पार्ट हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन कहीं से बने तो उसके पार्ट क्या क्या हैं देखेंगे हम। वर्बल डिसकैलकुलिया एंड प्रैक्टोग्नोस्टिक डिसकैलकुलिया एंड ग्राफिकल डिसकैलकुलिया और लैक्सिकल डिसकैलकुलिया और ऑडियोनॉस्टिक डिसकैलकुलिया। अब ये सभी आ जाते हैं गणितीय जो समस्याएं हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर ये सभी आ जाते हैं। डिसकैलकुलिया के जो पार्ट हैं तो क्या क्या चीज़ों में ये डिसकैलकुलिया होता है, तो देखेंगे यहाँ पे। देखिए वर्बल डिसकैलकुलिया, वर्बल डिसकैलकुलिया जो होता है दोस्तों इसको हम कह सकते हैं विच रेफर्स टू प्रॉब्लम इन नेमिंग द अमाउंट ऑफ थिंग्स। ये फ्रेंड्स वो प्रॉब्लम होती है जो कि किसी भी चीज़ की मात्रा को, अमाउंट को
नेमिंग करने में, उसकी मात्रा को बताने में, नाम देने में कि ये कितना है, इसमें प्रॉब्लम होती है वर्बल डिस्कैलकुलिया में। विच रेफर्स टू प्रॉब्लम इन नेमिंग द अमाउंट ऑफ थिंग्स, ये होता है वर्बल डिस्कैलकुलिया। आप वर्बल मतलब मौखिक रूप से नहीं बता पाते हैं कि ये कितना है, क्या है, उस अमाउंट को नहीं बता पाता है बच्चा। तो अमाउंट से आप समझ पा रहे हैं, डिस्कैलकुलिया मतलब ये गणितीय अमाउंट जो है नहीं बता पाता है बच्चा कि कितना क्या। अगला है देखिए प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया। तो प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया जो है ये क्या है, इसको हम समझेंगे। देखिए इसको विच रेफर्स टू प्रॉब्लम इन मैनिपुलेटिंग थिंग्स मैथमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स टू डिटरमाइन विच इज़ लार्जर। मतलब एक बच्चे को हम कंपेयर करेंगे किसी चीज़ से, किसी थिंग्स से, ऑब्जेक्ट किसी थिंग्स से हम कंपेयर करेंगे कि विच इज़ लार्जर, क्या सबसे बड़ा है। तो वो बच्चा नहीं समझ पाता बड़े और छोटे में अंतर। तो ये सब मैथमेटिकली के अंतर्गत ही आते हैं। वर्बल होगा तहाँ अमाउंट को नहीं जान पाएगा बच्चा कि कितना है, क्या है, नहीं बता पाएगा। और प्रैग्नोस्टिक हो जाता है जो वहाँ पर बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी थिंग्स से अगर हम कंपेयर करें तो वो बच्चा नहीं बता पाता कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। आगे है दोस्तों आपका ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया क्या है, देखेंगे आप यहाँ पे। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया विच रेफर्स टू प्रॉब्लम इन राइटिंग मैथमेटिकल सिम्बल्स एंड न्यूमेरल्स। तो सिम्बल्स और न्यूमेरल्स जो संकेत होते हैं और जो अंक होते हैं, सिम्बल्स मीन्स संकेत और न्यूमेरल्स मीन्स अंकों को। तो संकेतों को और अंकों को, गणित से रिलेटेड जो भी हैं उनको लिखने में, राइटिंग प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली गणितीय जो राइटिंग प्रॉब्लम है, लिखने में इन सिम्बल्स को और इन नंबरों को, अंकों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो होता है आपका ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। आगे दोस्तों क्या देखिए, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। अब लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया क्या है इसको भी समझ लेते हैं। विच रेफर्स टू प्रॉब्लम इन रीडिंग मैथमेटिकली सिम्बल्स इंक्लूडिंग ऑपरेशन साइंस। जो इंक्लूडिंग ऑपरेशन साइन होते हैं, कौन कौन से साइन होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये जो साइन होते हैं ये प्लस एंड न्यूमेरल्स, अंकों को और सिम्बल्स को और ये जो साइन होते हैं प्लस माइनस, ये जो साइन होते हैं, इन संकेतों को, इन सबको अगर दिया जाए बच्चों को तो बच्चे के सामने ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इसको हम कहते हैं लेक्सिकल डिसलेक्सिया। तो अब आप देखिए इन 4 पॉइंट को समझ चुके हैं। अब देखिए आपके सामने ऑडियोनॉस्टिक डिस्कैलकुलिया। ऑडियोनॉस्टिक जो डिस्कैलकुलिया होता है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, आइए देखते हैं ये भी। विच रेफर्स टू प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप मैथ के अकॉर्डिंग। हम वो प्रॉब्लम, विच रेफर्स टू प्रॉब्लम, यह वो प्रॉब्लम होती है जो अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकली, जो समझने में मैथमेटिकल गणितीय चीज़, कॉन्सेप्ट को, गणितीय आधार को समझने में और रिलेशनशिप को, उसका किससे क्या संबंध है, इसे समझने में प्रॉब्लम होती है। ऑडियोग्नोस्टिक जो डिस्कैलकुलिया है, इसमें क्या होता है कि विच रेफर्स टू प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप। मैथ से, आपका गणित से जो संबंधित कॉन्सेप्ट होता है, आधार होता है, और जो आपका रिलेशनशिप होता है, संबंध होते हैं किसका किससे, संख्याओं का संबंध होता है साइंस से, संकेतों से। तो ये सारे संबंधों को बच्चा नहीं समझ पाता है, ये होता है ऑडियोनॉस्टिक डिस्कैलकुलिया। अब ये जो हैं सभी, इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। गणितीय संबंधी समस्याएं थी डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत, गणना संबंधी समस्याएं थी, इनके ये टाइप्स थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर बने तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने ये इसलिए इन सभी को एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलेंगे। अफेज्या किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है। अफेज्या, आपने ऊपर पढ़ा अफेज्या, तो बताइए किस प्रकार का अधिगम अक्षमता है। दोस्तों देखिए, इतने ही जो आपके होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग जो आपकी प्रोसेस है, उसमें अक्षमता, तो ये अक्षमता में मेन यही होते हैं आपका डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया। अब उसके भी पार्ट्स होते हैं, तो उसके पार्ट जो हैं वो मैं बता चुकी हूँ। आप इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा मैंने जो कुछ भी बताया, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं और हर एग्जाम में आएगा। मान के चलिए 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाना है, 2 नंबर आपका आना ही आना है। डिस्कैलकुलिया से या डिसलेक्सिया से या डिस्ग्राफिया से, कहीं से भी आ सकता है, आएगा जरूरी है। आप लिख के ले लीजिए मुझसे।
आगे चलिए बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे फास्ट रिवीजन में। अफेजिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है? तो मौखिक रूप का होता है अफेजिया। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया किस प्रकार का अधिगम अक्षमता है? अब आपने ऊपर जो पढ़ा बस उसी का रिवीजन है दोस्तों। तो पढ़ने की अक्षमता होती है जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अब देखिएगा फिर, अफेजिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता का प्रकार है? वो मौखिक है अफेजिया, आप देख चुके हैं। डिसलेक्सिया किस प्रकार का है? पढ़ने की अक्षमता है। डिस्ग्राफिया, देखिए बता चुकी हूँ मैं डिस्ग्राफिया, आप लोग भी उत्तर दीजिए, अब खुद से करते रहिए कि जो भी हम बता रहे हैं उसको। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने की अक्षमता है। और डिसकैलकुलिया किस विषय में है? डिसकैलकुलिया जो होता है गणित से, गणना संबंधी होता है। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अब इनसे कुछ हट करके, सीखी गई क्रिया को हमने कुछ सीखा है और उसका हम किसी दूसरे परिस्थिति में यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? हमने जो सीखा है अर्थात जो हमारा अधिगम है उसका स्थानांतरण हो रहा है, अधिगम स्थानांतरण। जैसे कहते हैं कि हमने साइकिल चलाना हमने सीखा, तो हैंडल संभालना तो हमने सीख ही लिया। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। साइकिल चलाना एक बच्चा जानता है, उसको अगर स्कूटर चलाना हो या स्कूटी चलाना हो तो क्या है वह? तो वो एक सीखे हुए ज्ञान का अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा, क्योंकि हमने साइकिल चलाना जो सीखा था उसमें कुछ और विशेष चीज़ों को हम सीख लेते हैं मिलाकर, तो हम एक बाइक भी स्कूटी भी चला सकते हैं। क्योंकि हम साइकिल चलाने में भी उतनी सारी चीज़ें नहीं, बट कुछ तो इंक्लूड होता है, उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, तो ये होता है अधिगम स्थानांतरण। इसी तरीके से एक स्टोरी की तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? प्रशिक्षण स्थानांतरण एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग। कोई किसी सिचुएशन से जो हमने सीखा उसको हम किसी दूसरी सिचुएशन में यूज़ कर सकें, ये होता है। दूसरे के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या है? अनुकरण है। हमने जो किसी का देखा उसको जस्ट हम वैसे का वैसा सेम टू सेम कर देते हैं, तो वो होता क्या है? अनुकरण कहलाता है। किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, किसी कार्य को अगर हम करते हैं, सीखते हैं और पुरस्कार मिलता है, तो वो क्या प्रभाव पड़ता है? प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। किसी भी बच्चे को सिखाना है कोई भी चीज़, तो आप उसे गिफ्ट दे सकते हैं, बट याद रखिएगा हर छोटी छोटी चीज़ों पे आपको गिफ्ट नहीं देना है। और गिफ्ट भी आपका ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो, पढ़ने के लिए ही जिज्ञासु बने। आपको बच्चे को लालची टाइप का ऐसे कुछ नहीं बनाना है कि बच्चा बस किसी भी चीज़ को पाने के लिए ही पढ़े, तो वो भी सकारात्मक होना चाहिए पुरस्कार। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले छात्र को की तत्परता पर निर्भर करती है। जो आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण है वो उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका जो सक्सेस है, सफलता जो होती है निर्भर, वो सीखने वाले छात्र की तत्परता पे है। क्योंकि तत्परता जिस चीज़ में होगी, अगर हम किसी चीज़ के लिए तत्पर हो जाते हैं तो वो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो आप भी हो जाइए तत्पर। सीटेड आपको पास करना है, सीटेड आपको क्लियर करना है। अगर कई बार से नहीं कर पा रहे हो तो इस बार कर लेना है। और अगर इस बार भी फर्स्ट अटैम्प्ट ही है आपका, आप सोच रहे हैं कि ट्राई करते हैं हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और तत्पर हो जाइए, लग जाइए। बिल्कुल आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर पाएंगे, 100 एबव कर पाएंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? समझना होता है। याद करना, रटना नहीं दोस्तों, बल्कि समझना सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम किसी भी चीज़ को समझें। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, अगर कोई छात्र है वो सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है तो क्या करेंगे? आप उसे उसकी रुचि के अनुरूप कुछ कार्य देंगे। वो हमेशा ही आपको दिखाना चाहता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, देखो मुझे ये आता है, तो आप उसकी रुचि के अनुरूप कुछ चीज़ें उसे दे दीजिए कि वो कुछ देर तक उसमें लगा रहे और उसको भी कुछ सीखने को मिले। यदि आपको कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण न करें, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? आपको उस आदत को छोड़ना होगा। आप बुरी आदत है तो बिल्कुल छोड़ देने में ही अच्छा है। करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि करके सीखने का सिद्धांत सबसे ज़्यादा उपयोगी यूज़फुल होता है। वो इसलिए क्योंकि ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। कुछ भी हम क्रिएटिविटी लर्निंग हम कराते हैं बच्चों को, क्यों? एक्टिविटीज़ बेस्ड कराते हैं टीचिंग, क्यों? इसलिए क्योंकि वो अधिक समय तक टिकता है, ज्ञान स्थायी होता है। अधिगम का तल रूप सिद्धांत दिया है, देखिए लेविन ने। ये कुछ सिद्धांत है जो कि किसने दिया है? ये वन लाइनर है, देखिएगा दोस्तों। अधिगम का तल रूप सिद्धांत लेविन का है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक जो है एबिंगहॉस हैं। मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन परिस्थितियों को माना है? तो शारीरिक आवश्यकताओं को मैस्लो ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। आवश्यकता का सिद्धांत है मैस्लो का। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो सीखने के मुख्य नियम 3 हैं। कौन कौन से हैं वो भी आपको मिलेंगे। सीखने के मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम,
अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो ये मुख्य 3 नियम है किसके हैं? थॉर्नडाइक के। इससे भी एक क्वेश्चन बनते हैं, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न किसी मोटिवेशन से, किसी भी चीज़ से उत्पन्न जो क्रियाशीलता होती है वो सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। ये कथन किसका है? तो ये B.F. स्किनर का कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर का प्रयोग जो है वो सूझ से संबंधित है। आगे मैं आपको सभी थ्योरीज कराऊंगी, पियाजे की, और पाइगेट कहते हैं उनको इंग्लिश में। तो आ गया इसी तरीके से। तो पियाजे की और कोहलबर्ग की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, चॉम्स्की की थ्योरी, ये सारा कुछ मैं आगे कराऊंगी। स्किनर का सब कुछ आपको मिलेगा आगे, बस बने रहें आप हमारे साथ। कोहलर का प्रयोग सीखने के लिए सूझ से हो गया। और स्किनर द्वारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का नाम क्या है? सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सुखदायक प्रभाव सह संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। देखिए ये प्रभाव का नियम है जो मैंने बताया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है प्रभाव का नियम, ऐसे ही कुछ बनेगा जो होगा अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। देखेंगे आगे। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग है जो कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाया गया, तो वो उन्होंने बिल्ली पर किया था। क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। ये किसका कथन है? तो ये गुड का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। आते हैं क्वेश्चंस, तो रट लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। प्रक्रिया, किसी भी क्रिया को उत्तेजित करना, नियमित करना, जारी रखना। आज अपने मन में एक मोटिवेशन कर लीजिए कि नहीं, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है इस चैनल पर, और इसको नियमित रखिए। आपका बना रहना चाहिए कि डेली मुझे देखना ही देखना है, और प्रक्रिया को जारी रखेंगे आप। तो ये कथन जो है गुड का है। ये क्रिया को उत्तेजित करना, नियमित करना, जारी रखना क्या करता है? प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरित आप हो जाते हैं तो आप अपने सक्सेस को बिल्कुल भी पाते हैं। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जाती है? तो मैकडूगल का है मूल प्रवृत्तियां, जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या की किस आधार पर? जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। किसने कहा? मूल प्रवृत्ति की बात जहां भी आए दोस्तों, मैकडूगल की बात करेंगे। 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, 14 संवेग होते हैं। अगला वीडियो हम लेके आएंगे मैकडूगल का 14 मूल प्रवृत्तियों और 14 संवेगों पर, वो कौन कौन से संवेग हैं। 7 नकारात्मक संवेग होते हैं, 7 सकारात्मक संवेग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, जो कि आपको मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां भी कहीं मूल प्रवृत्ति की बात हो तो मैकडूगल। पावलोव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? किस जानवर पर किया था? तो कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, कोहलर ने चिंपांजी बंदर पर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्थानांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत। सामान्य और विशिष्ट तत्व का सिद्धांत मैं पढ़ा चुकी हूँ, GS थ्योरी स्पीयरमैन का है, देखिएगा पिछले वीडियो पर जाकर। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर है। अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर। अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का क्रम है आवश्यकता, चालन, प्रोत्साहन। पहले आवश्यकता होती है, फिर चालन होता है, फिर प्रोत्साहन होता है। पहले आवश्यकता मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, नीड। आगे बढ़ेंगे। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो मूल प्रवृत्ति बात जहां आ जाए, प्रेरणा, संवेग, इमोशंस के मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक है मैकडूगल। प्रेरक कैसा कारक है? तो प्रेरक आंतरिक कारक है। प्रेरक दोस्तों डाला नहीं जा सकता किसी में, वो अंदर से आती है। हाँ, बाह्य कारक हम कह सकते हैं कि वो टिकता नहीं है, थोड़ी देर के लिए रहता है। लेकिन प्रेरक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए कि प्रेरक है कैसा कारक, तो वो आंतरिक कारक होता है। आप प्रेरणा अगर किसी भी चीज़ की अंदर से आती है तो वो बहुत देर तक स्थायी रहती है और कुछ कर गुजरने लायक होती है, बिल्कुल। तो आप अपने अंदर से प्रेरणा जगाइए कि मुझे इस बार करना है सीटेट, या आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें लग जाइए दोस्तों, जोश और जुनून के साथ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा पूरा फैमिली है, मेरा पूरा परिवार है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करना होता है। लेकिन मैंने किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, कैसे किया? हर काम करते हुए टाइम नहीं मिलता है। रात को पढ़ना, दोपहर में पढ़ना, सुबह में पढ़ना। नींद को त्यागिए दोस्तों, सोना तो लाइफ टाइम है। आपके मन में जो है भावना वो बन जाइए, जो सोचा है आपने वो कर दिखाइए। और उसके लिए करना क्या होगा? अंदर से एक प्रेरणा जगानी होगी। तो एक प्रेरणा जगाइए कि बस हम तैयार हो चुके हैं, हम पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल RN एजुकेशनल अकेडमी। आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो या फिर आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। हर सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कैसा लगा हमारा प्रयास।
और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या कुछ आपको और भी किसी तरीके का कोई भी कुछ भी चाहिए हो कि नहीं, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये है। इसी तरीके से एक दोस्त ने देखिए अभी कमेंट किया है, उनको हिंदी में संधि पढ़नी है। तो आगे वीडियो हिंदी की जो भी वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें मैं संधि की वीडियो लेके आऊँगी कि संधि किस प्रकार से कैसे कराना है, और आपको काफ़ी बेहतर देने का प्रयास करूँगी। तो देखते रहिए आप हमारा वीडियो। और दोस्तों बिल्कुल अपने मन में एक प्रेरणा जगा लीजिए कि हमें करना है तो करना है। आप समय जब ना रहे, खाना बनाते समय, हाउसवाइफ मैं खाना बनाते समय ऑडियो लगाकर सुनती रहती थी। तो दिमाग में आप जैसी चीज़ों को डालोगे, चाहे सुनकर डालो या देख कर के डालो, जैसी चीज़ों को डालोगे वही स्थायी रहेगा ना। तो लग जाइए दोस्तों, सुनते हुए वीडियो, देखते हुए वीडियो, लग जाइए, सारी इंद्रियों को एकजुट करके लग जाइए। हमारे चैनल पर बने रहिए। बस आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक के साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा, कमेंट कीजिएगा। और चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।